पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग जो यहाँ पढ़ने वाले हैं, जो शुरू करने वाले हैं, उसमें आप देख लीजिए क्या है। आज हम लोग देखने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री, है ना। जो केमिस्ट्री में बायोलॉजी वाला जो पार्ट हम लोग को पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है, तो उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और केवल एक क्वेश्चन बैंक है, कहने का मतलब जो यहाँ और क्लास 12th के लिए है। और यहाँ पर बात यह है कि जो हम लोग को पूछा गया है सर, जो भी हम लोग को 2009 से 2021 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और चलिए आप यहाँ पर हैं कहाँ, तब पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर हैं, जो पीसीएम क्लासेस मसौढ़ी में उसी का यूट्यूब चैनल है। और यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, जो देखिए जो बिहार बोर्ड 2021 में क्वेश्चन पूछा था उसी को आज पहले देखने वाले हैं। पहले 2021 देखेंगे, इसके बाद 20 है, फिर है ना 19, 18, 17 इस तरह से आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2021 का जो क्वेश्चन जो पूछा था हम लोग को बोर्ड में, उसके बारे में हम लोग पहले देखने वाले हैं। चलिए तब क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अच्छा, इससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, सुपर इन्फॉर्मेशन विद मी। आप यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिए, एक चैनल है, उसको आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है। इसे जॉब से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन आपको रहेगा इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा। जॉब से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा ना, जो ये फॉर्म निकलेगा जॉब से संबंधित, तो उसका सारा इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल पर आपको दिया जाएगा। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर अब शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है आपका क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा गया है। यहाँ पर एक और है कि आपको क्वेश्चन जो यहाँ दिया गया इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, ठीक है। तो ये अगर इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ रहे हैं या हिंदी मीडियम में जो पढ़ रहे हैं, दोनों के लिए क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले जो 2021 में क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया था, ये 2021 का है, बिहार बोर्ड 2021, बीएससीबी बोर्ड जो है 2021। सबसे पहले ये कहा गया कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है, एस्कॉर्बिक एसिड एज, किसको एस्कॉर्बिक एसिड हम लोग कहते हैं, जो यहाँ पर दिया गया है कि एस्कॉर्बिक एसिड इसमें से कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि एस्कॉर्बिक एसिड किसको कहा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, पहले विटामिन है, एंजाइम है, प्रोटीन है, एमिनो एसिड है। किसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं ये आपको बताना है। चलिए अगर आप जानते हैं तब ठीक है, अगर नहीं जानते तो आपको ध्यान रखना है कि विटामिन को हम लोग बोलते हैं सर एस्कॉर्बिक एसिड। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, विटामिन को ही हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड किसको कहा जाता है, तो विटामिन को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। ये कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। हाँ, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, विटामिन को हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। और पूछा जाए किस विटामिन को हम लोग कहते हैं, तब क्या कहेंगे, विटामिन सी को हम लोग कहते हैं। सर कौन सा विटामिन है, तो यहाँ पर विटामिन सी जो होता है, उस विटामिन सी को हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी को कहते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन में केवल विटामिन दिया है, एंजाइम दिया है, प्रोटीन दिया है, एमिनो एसिड दिया है, तो केवल यहाँ पर आपका विटामिन ही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। और यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है। ये कहा गया कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता हो, है ना, जो बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करता हो, दिस सब्सटेंस व्हिच लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर। यहाँ ये कहा गया द सब्सटेंस व्हिच लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड, उसको इज नोन एज, जो बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है, ज्वारनाशी है, पीड़ाहारी है, प्रतिजैवी है, और इनमें से कोई नहीं। आपका ऐसा ऑप्शन दिया गया है। ये भी आपको 2021 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। इंग्लिश में देख लीजिए, एंटीपायरेटिक है, इनालॉजिस है, इनालॉजिक है, इसके बाद एंटीबायोटिक है, और नन ऑफ दीज है। चलिए आपको ये बताना है कि कौन इसमें रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या है ऑप्शन आपको, तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है ज्वारनाशी। ज्वारनाशी मतलब एंटीपायरेटिक जो होता है, तो ये बताना है आपको, एंटीपायरेटिक यहाँ दिया गया है। अच्छा यहाँ देखिए ज्वारनाशी मतलब जो ज्वार को कम करता है। ज्वार मतलब आपको पता होगा कि ज्वार जो होता है, ज्वार वर्ड हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, तो बॉडी का तापमान, बुखार जो होता है ना, उसी को हम लोग ज्वार भी बोलते हैं कि ज्वार उसका हो गया है। तो ज्वारनाशी जो होता है सर एंटीपायरेटिक, पायरेटिक जो वर्ड यहाँ पर आता है, अब ध्यान रखिएगा, यहाँ जो पायरेटिक आपका वर्ड आता है ये टेम्परेचर से रिलेटेड वर्ड है। टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर जो तापमान होता है, टेम्परेचर रिलेटेड वर्ड है या तापमान से संबंधित वर्ड होता है पायरेटिक। तो ये बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा, ज्वारनाशी आपका आंसर हो जाएगा, एंटीपायरेटिक।
एंटीपायरेटिक इसको कहना ध्यान रहेगा आपको, एंटीपायरेटिक बोलते हैं ज्वारनाशी। तो जो तापमान को, बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देता है उसको हम लोग बोलते हैं ज्वारनाशी। याद आपको रहेगा, ज्वारनाशी कहते हैं। तो चलिए ये आपका हो गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो एक क्वेश्चन है सर, रियली आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन देखिए, कई बार आएगा ही क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर कौन हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। ज्वारनाशी जो तापमान को कम करता है ना, बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देता है, विच लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर, उसको हम लोग बोलते हैं ज्वारनाशी। ध्यान रहेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या आपको कहा गया है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है कि मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है ना, मानव शरीर जो है उत्पन्न नहीं करता। किसको मानव शरीर उत्पन्न नहीं करेगा? तो मानव शरीर किसको उत्पन्न नहीं करता ये आपको बताना है। चलिए यहाँ पर आपको बताना है मानव शरीर क्या उत्पन्न नहीं करता है। द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूसेस, क्या उत्पन्न नहीं करता? एंजाइम है, डीएनए है, विटामिन है, हार्मोन्स है। किसको? ये आपको बताना है कि मानव शरीर क्या उत्पन्न नहीं करता। तो आपको ध्यान रखना है, एंजाइम और डीएनए, हार्मोन्स ये सब मानव बॉडी उत्पन्न करता है सर, लेकिन विटामिन जो है, विटामिन आपको बाहर से खाना पड़ता है, मानव बॉडी आपको उत्पन्न नहीं करेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सर? आपको ध्यान रखना है विटामिन। ध्यान क्या रखना है? विटामिन जो है, इस विटामिन को आपको ध्यान रखना है। विटामिन जो है मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है। किसको? विटामिन को। मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है किसको सर? तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा विटामिन हो जाएगा। आंसर आपको सी। ध्यान रखना, विटामिन को मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर ए कहा गया है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए क्या कहा। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है ना? कृत्रिम मीठा अभिकर्ता कौन है? स्वीटिंग है ना, आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट कौन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट। आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कोई खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, और भोजन आपको मीठा नहीं लग रहा, ठीक है, भोजन जो है आपको मीठा नहीं लग रहा। तो अगर भोजन आपको मीठा नहीं लग रहा तो उसको मीठा लग है ना, मीठा करने के लिए हम लोग कोई ना कोई चीनी खाते हैं। तो चीनी जो आर्टिफिशियल जो आपको चाहिए, मतलब भोजन आपको मीठा नहीं, लेकिन बाहर से उसमें कुछ मीठा उठा डाल के हम लोग खाते हैं। तो जो मीठा जो स्वीटिंग एजेंट आपको चाहिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट। तो मीठा कौन सा पदार्थ है जो आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट है? प्राकृतिक नहीं, आर्टिफिशियल है। ऑप्शन में क्या दिया गया? फर्स्ट में सैकरीन लिखा गया, देख लिए सैकरीन है। सेकंड यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है, यहाँ देखिए फर्स्ट, यहाँ हाँ यहाँ पर फर्स्ट आपको दिया सैकरीन, सेकंड इस हाँ चलिए फिर से थोड़ा देख लीजिए इसमें क्या है, थोड़ा दिक्कत हो गया था यहाँ पर, आपको फिर से समझना। यहाँ पर एक आ गया, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है ना? कृत्रिम आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट कौन है? सैकरीन है, एस्पार्टेम है, एस्पार्टेम है, सोडियम साइक्लोमेट है, और अगला इसमें देखिए सोडियम साइक्लोमेट लिखा गया। इनमें से सभी आपको ये बताना है कि इसका आंसर का सैकरीन है। सैकरीन एस्पार्टेम है, सोडियम साइक्लोमेट है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपको कौन सा आंसर रहेगा? तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो आंसर होगा सर, इनमें से सभी है ना, सैकरीन, एस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट, ये सब के सब आपका होता है क्या? कृत्रिम जो है ना, कृत्रिम मीठा भी करता होता है ना, आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट होता है। आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट सबके सब है, सैकरीन, एस्पार्टेम और सोडियम साइक्लोमेट, ठीक है। तो सबका सब इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आगे आपको क्वेश्चन पूछता है कि अब कृत्रिम मीठा अभिकर्ता का उदाहरण लिखें। आपको क्वेश्चन आगे पूछा गया है, तो इसका उदाहरण आप तीनों ध्यान रखिए, है ना। जब भी अगर आपको कभी उदाहरण की बात करते हैं, सैकरीन, एस्पार्टेम और सोडियम साइक्लोमेट, तीनों में से कोई एक लिख दीजिएगा। आपको ध्यान रखना है सबके सब होता है क्या? कृत्रिम मीठा अभिकर्ता होता है, आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट होता है, आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। और 2021 में ही क्वेश्चन पूछा, हम लोग 2021 के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पढ़िए क्या दिया गया है। क्वेश्चन ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए, यहाँ पर देखिए नेचुरल पॉलीमर आपको चाहिए, नेचुरल पॉलीमर। प्रोटीन है, नाइलॉन 6 है, बुनाइस है और टेरिलीन है। चलिए आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका प्राकृतिक बहुलक मतलब बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक इसमें से कौन रहेगा, ये आपको इसमें बताना है कि इसमें प्राकृतिक बहुलक जो है आपका कौन है, जो आपको बताना है।
तो चलिए इसमें देखिए प्राकृतिक बहुलक जो आपका रहेगा सर, यहाँ पर नाइलॉन जो होता है ना, बुनाइस रबर है, टेरिलीन है, ये सब के सब कृत्रिम होता है। ये सब तीन को आप देख रहे हैं सब के सब कृत्रिम होता है। प्रोटीन आपका प्राकृतिक बहुलक होता है, ध्यान रखिएगा। प्रोटीन जो है सर आपका प्राकृतिक बहुलक होता है, प्रोटीन है ना। प्रोटीन क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? इसमें आंसर आपका ए रहेगा, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हाँ सर, यहाँ देखिए क्या कहा गया है, ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्वेश्चन में कहा ये गया है आपको, यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि विटामिन ए कहलाता है। विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं ना? विटामिन ए इज नोन एज क्या कहते हैं? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ ये कहा गया एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड है, रेटिनॉल है, कैल्सीफेरॉल है, और यहाँ टोकोफेरॉल है ना। कैल्सीफेरॉल और टोकोफेरॉल। चलिए आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ ये भी कहना है कि विटामिन ए और क्या कहलाता है ना? एस्कॉर्बिक एसिड है, रेटिनॉल है, कैल्सीफेरॉल है, टोकोफेरॉल है, क्या होगा इसका? तो चलिए सबसे पहले आपको ये बताना है जो एस्कॉर्बिक एसिड किसको कहते हैं सर? तो विटामिन सी को, जो सबसे पहला क्वेश्चन था, है ना। और रेटिनॉल जो होता है सर, वास्तव में विटामिन ए को ही हम लोग रेटिनॉल कहते हैं, ध्यान रहेगा। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। कैल्सीफेरॉल जो होता है सर, विटामिन डी को नहीं, विटामिन D3 को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। आपको ध्यान रखना, कैल्सीफेरॉल किसको कहते हैं? विटामिन D3 को हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और यहाँ पर जो टोकोफेरॉल है, ये विटामिन ई को कहा जाता है। टोकोफेरॉल किसको कहते हैं? विटामिन ई को। कैल्सीफेरॉल विटामिन D3 को हम लोग कहते हैं, ध्यान रखना है। टोकोफेरॉल विटामिन ई को कहते हैं। और विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं विटामिन सी को। तो चलिए आपको ये इसमें मतलब इसमें आपको कहा गया कि विटामिन ए को क्या हम लोग कहते हैं ना? विटामिन ए इज नोन एज। तो क्या इसको कहेंगे सर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो आपका रहेगा रेटिनॉल हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको ध्यान रखनी है बी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? बी। और अगर सबको लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिएगा, इसको आराम से कॉपी में, है ना, इसको नोट कर लेना है, लिख लेना है। बताइए, कहा जाए एस्कॉर्बिक एसिड किसको कहते हैं? तो किसको कहेंगे सर? विटामिन सी को। रेटिनॉल किसको कहते हैं? तो इसको कहते विटामिन ए को। कैल्सीफेरॉल किसको कहते हैं? तो विटामिन डी नहीं, विटामिन D3 को कहते हैं सर। और टोकोफेरॉल किसको कहते हैं? तो विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरॉल कहते हैं। यहाँ कहा गया था विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल हो जाएगा, है ना, या रेटिनॉल हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर आएगा बी। ये जो दिया गया है इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा, रेटिनॉल। ये कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ देखिए क्या है, ये भी आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कहा गया है ज्विटर आयन बनाने में समर्थ है कौन? ज्विटर आयन का निर्माण करता है? VH1 इज कैपेबल ऑफ फॉलोइंग ज्विटर आयन इसमें है ना। VH1 ऑफ द फॉलोइंग कैपेबल फॉर फॉर्मिंग ज्विटर आयन। कौन ज्विटर आयन बनाता है जो आपको बताना है। तो चलिए इसमें ज्विटर आयन देखिए, ज्विटर आयन मतलब जो क्या जिसमें NH2, ध्यान रखिए, जिसमें NH2 और COOH दोनों ग्रुप आपको दिखाई दे देगा, वो जो है इसमें आपका ज्विटर आयन का फॉर्मेशन करेगा। कौन कौन है सर? तो NH2 है, NH2 है, कौन सा? NH2। और एक होता COOH। ये दोनों जहां पर भी आपको NH2 और COOH जैसा कंडीशन मिलेगा, वो है जो आपको बनाएगा क्या? ज्विटर आयन का निर्माण करता है। तो इसमें देखिए इसका आंसर जो है, इसमें NH2 आपका पहला में नहीं है, दूसरा में COOH है सर लेकिन NH2 नहीं है, तीसरा में NH2 है लेकिन COOH नहीं है, थर्ड में देख लिया NH2 आपको दिया है लेकिन COOH नहीं दिया है, और फोर्थ ऑप्शन में इधर देखिए COOH भी है, और लास्ट इस ओर आप उल्टी पढ़िए NH2। अब सीधा मत पढ़िए, इस ओर से पढ़ते जाइए, इस ओर से लेफ्ट से राइट की ओर पढ़ते जाइए, तब आपको समझ में आ जाएगा। N है, IH2 यहाँ पर देख लीजिए NH2 है ना। ये जो भी हम लोग क्वेश्चन करें 2021 का क्वेश्चन करें, और इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सर? डी। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। ज्विटर आयन कौन बनाता है? जिसमें NH2 और COOH रहता है, वहीं आपका ज्विटर आयन का फॉर्मेशन करता है। तो आंसर आपका जो हो जाएगा सर सी आ जाएगा। ये कंप्लीट है आपका। चलिए आपका आंसर सी हो गया है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका 2021 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसमें देखिए क्या कहा गया, बेकेलाइट फिनोल से किसके साथ अभिक्रिया करने से प्राप्त होगा। आपको ये कहना है कि फिनोल जो है किससे अभिक्रिया करेगा तब बेकेलाइट का निर्माण कर देगा। बेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम
फिनॉल बाय रिएक्टिंग इट विथ, किसके साथ रिएक्शन करेगा तब? आपको ऑप्शन दिया, एसिटल्डिहाइड है, एसिटल है, फॉर्मल्डिहाइड है, क्लोरोबेंजीन है। चलिए आपको इसमें बताना है, इसका ऑप्शन क्या होगा जो आपको बताना है, फिनॉल किससे रिएक्शन करेगा तब जाके बेकेलाइट का निर्माण करता है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, फिनॉल जो होता है सर फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, और फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करने के पश्चात यहाँ पर बेकेलाइट का निर्माण करता है। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिनॉल किससे? तब फिनॉल आपका फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा, तो फिनॉल रिएक्ट्स विद फॉर्मल्डिहाइड टू फॉर्म बेकेलाइट, आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सर? सी इसका आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, और यहाँ पर पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आपको कहा गया कि एंजाइम क्या है ना, व्हाट इज एन एंजाइम? एंजाइम क्या होता है? 4 ऑप्शन दिया है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, और इनमें से कोई नहीं। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और नन ऑफ दिस। बताना, आपको 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या होता है, एंजाइम क्या है, व्हाट इज एन एंजाइम? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और नन ऑफ दिस। अगर आपको पता है तब ठीक है, अगर पता नहीं है तो आपको ध्यान रखिए, प्रोटीन जो होता है मैक्सिमम प्रोटीन एंजाइम होता है सर। इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रोटीन, है ना। प्रोटीन जो है आपका, ये प्रोटीन ही आपका बन जाएगा क्या, एंजाइम बन जाएगा, तब प्रोटीन इसका आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन क्या कहा गया है ये देख लीजिए सर। इसमें क्वेश्चन ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें में Mg है ना, मैग्नीशियम किसमें होता है, जो आपको बताना। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैग्नीशियम, इसका इंग्लिश क्वेश्चन हो जाएगा कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैग्नीशियम। आपको कहा गया क्लोरोफिल है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिया गया क्लोरोफिल है, हीमोसाइनिन है, आपको बायोलॉजी का नाम है हीमोसाइनिन। अगला आपको दिया है कार्बनिक एनहाइड्रेट होता है, और विटामिन B12 है। चलिए आपको बताना है कि किसमें है, यहाँ पर मैग्नीशियम रहेगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम जो होता है सर क्लोरोफिल में आपको उपस्थित होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या रहेगा? ये क्लोरोफिल है, हीमोसाइनिन है, कार्बनिक एनहाइड्रेट होता है, हाइड्रेज लिखा गया है, कार्बनिक एनहाइड्रेट होता है, और यहाँ पर विटामिन B12 है। तो इसमें किस में रहेगा सर? आपका इसका आंसर जो हो जाएगा क्लोरोफिल में रहेगा। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा क्लोरोफिल। इसका है ना, इसका ऑप्शन जब लिखिएगा तो यहाँ क्लोरोफिल लिखना है, जो इंग्लिश वाले हैं क्लोरोफिल लिखना है, हीमोसाइनिन लिखना है, और कार्बनिक एनहाइड्रेट का लिखना ऑर्गेनिक एनहाइड्रेट और विटामिन B12, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको 2021 में ही पूछा गया है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सर? Mg किस में होता है? तो क्लोरोफिल में। आपको ध्यान रखना नॉर्मल तौर पे Mg किस में, क्लोरोफिल में रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं, और 2021 का आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। जितना भी क्वेश्चन आपको 2021 में है ना था, उस टोटल करवा दिए हैं। आपको इसको सबको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्या क्वेश्चन था सर कि हम विटामिन ए किसको होते हैं? यहाँ पे देख लीजिए, स्कॉर्बिक एसिड सी को कहते हैं, रेटिनॉल किसको कहते हैं? तो विटामिन ए को कहते हैं। कैल्सीफेरॉल किसको कहते हैं? विटामिन डी नहीं, विटामिन D3 को कहते हैं, और टोकोफेरॉल विटामिन ई को कहते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर एक कंप्लीट कर दिए हैं। 2021 का हो गया। अब आते हैं हम लोग 2022 के क्वेश्चन में। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ इसको करना है, आपको शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, जिससे और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। चलिए अगला यहाँ पर ये मोबाइल नंबर है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो इस मोबाइल नंबर पर है ना आप कॉल कर सकते हैं। इसे व्हाट्सएप नहीं है, आप केवल इससे कॉल कर सकते हैं। चलिए अगेन अगला पेज पे हम लोग चल रहे हैं। चलिए 2021 हो गया था। इस बार जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं सर, वो बिहार बोर्ड 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। 20 में क्या क्वेश्चन था वो, और यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट है, और क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या है, समझिए क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पर है, और एक क्वेश्चन आपका है 2020 का ही क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा भी गया है। तो अब यहाँ देखिए, ये कहा गया किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, आपको ये बताना है किसी भी अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक क्या करता है। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक इन एनी रिएक्शन कैटलिस्ट,
पहले फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है कि अभिक्रिया के वेग को कम करता है, सेकंड अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, वेग को कभी घटाता कभी बढ़ाता है, और इनमें से कोई नहीं है ना। इन एनी रिएक्शन कैटलिस्ट रिटार्ड्स द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, बोथ इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, और इसके बाद कहा कि नन ऑफ दीज। क्या करता है कैटलिस्ट का, क्या काम होता है? उत्प्रेरक। आपको पता होगा अगर जानते होंगे तब कि जो अभिक्रिया में उत्प्रेरक करता क्या है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग होता है ना, उसका रेट जो होता है, उसके रेट को कभी घटाता है और कभी बढ़ाता है। ये दोनों काम करता है सर। अभिक्रिया के रेट को चाहे तो इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा, दोनों काम करता है। कैटलिस्ट जो होता है सर उत्प्रेरक, अभिक्रिया के वेग को चाहे कम करता है, मतलब बढ़ावेगा या घटावेगा, या तो ये कहें कि टाइम टू कंप्लीट द रिएक्शन उसको कम करता है, चाहे अधिक कर देता है, समय को भी घटाता या बढ़ाता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि दर को क्या करेगा सर, चाहे तो घटाएगा या बढ़ाएगा। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा जी, आपको इसमें समझना है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। ये कहा गया है कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है, इन एनी रिएक्शन कैटलिस्ट है ना, तो अभिक्रिया के वेग को कम करता है। हाँ कम करता है, बढ़ाता भी है, लेकिन हाँ इसका सटीक आंसर सी हो जाएगा आपका सर। यहाँ लिखा गया है कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता एवं घटाता दोनों है ना, बढ़ाता भी है। बोथ इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। आंसर आपका सी रहेगा। और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछा भी है, तो आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपसे कहा गया है कि COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है ना, इन एडिशन टू COOH ग्रुप एमिनो एसिड कंटेंस क्या रखता है, डॉट यहाँ पर है, क्या रखेगा जो आपको बताना है। इन एडिशन टू COOH ग्रुप है ना, COOH ग्रुप तो होता ही है, तो COOH ग्रुप एमिनो एसिड कंटेन, मतलब एमिनो एसिड में COOH ग्रुप के अलावा और क्या रहता है, ये आपको बताना है। तो चलिए अभी आपको पीछे क्वेश्चन में डिस्कशन किए हैं कि एमिनो अम्ल में क्या होता है सर। एमिनो में ज्यूपिटर आयन जो बताए थे आपको, है ना, ज्यूपिटर आयन, तो एमिनो अम्ल ही ज्यूपिटर आयन का निर्माण करता है। और एमिनो अम्ल में COOH ग्रुप तो होगा ही, साथ साथ NH2 ग्रुप भी होगा, आपको ध्यान रखना है। मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें COOH और NH2 दोनों ग्रुप उपस्थित होता है, इसी का नाम हम लोग क्या देते हैं सर, एमिनो एसिड। एमिनो अम्ल इसी को कहा जाता है। तो COOH ग्रुप तो है ही, साथ साथ NH2 ग्रुप रहेगा। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा सर, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, COOH के अलावा NH2 भी ग्रुप आपका रहेगा। आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, बी, ठीक है। आंसर क्या रहेगा, वी। इन एडिशन टू COOH ग्रुप एमिनो एसिड कंटेंस क्या रखेगा, तो NH2 रखेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहां पर चलिए इसमें क्या आपका हो गया, एमिनो अम्ल कौन सा क्या रखेगा जो है। तो अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, और अगला क्वेश्चन में देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहां पर है। चलिए बताना है आपको, यहाँ पर क्वेश्चन है CO और NH2 है ना, CONH2 आपको दिया गया। यहाँ पर देखिए लिखा गया है ग्रुप को कहा जाता है, क्या हम लोग कहते हैं, CONH2 ग्रुप एक सिंगल बॉन्ड है। CONH2 ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, एमिडो ग्रुप कहते हैं, एमिनो कहते हैं, है ना, इमिनो कहते हैं, और कार्बाइल एमीन कहते हैं। क्या हम लोग इसको कहेंगे जी, आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, एमिडो ग्रुप कहते हैं, एमिनो ग्रुप कहते हैं, या इमिनो ग्रुप कहते हैं, या कार्बाइल एमीन कहते हैं। चलिए अगर आप जानते हैं तब ठीक है, नहीं तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा एमिडो ग्रुप। क्या कहेंगे सर, एमिडो ग्रुप इसको कहेंगे, एमिडो ग्रुप आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, आपका ए रहेगा। और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो हम लोग देख रहे हैं सब के सब 2020 का क्वेश्चन है। 2021 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, अब 2020 में हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर बताइए सर क्या रहेगा, ए। इसको आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, और 2020 में बस इतना ही क्वेश्चन था, तो 2 क्वेश्चन पूछा गया था। अब दोनों ध्यान रखिए, ये नहीं कि केवल 2 ही क्वेश्चन नहीं था, ऑब्जेक्टिव में केवल 2 क्वेश्चन है। इसका जो 2 नंबर का क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, उसमें काफी अधिक क्वेश्चन इससे था, बायोमोलिकुल से काफी अधिक क्वेश्चन था, बायोकेमिस्ट्री से। तो ऑब्जेक्टिव में केवल 2 क्वेश्चन था। चलिए अगला अब हम लोग कहाँ देखने वाले हैं, 2019 में क्या हम लोग को पूछा गया, तो वो अब हम लोग देखने वाले हैं कि 2019 का क्वेश्चन पेपर में आपको क्या था। तो चलिए 2019 वाला में हम लोग देखते हैं कि 2019 के क्वेश्चन पेपर में आपको क्या दिया गया था। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखिए शुरू कर रहे हैं, और
चलिए ये है आपका, यहाँ से क्वेश्चन शुरू है 2019 का। सुक्रोज का सूत्र होता है ना, फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज आपको बतानी है। चलिए बतानी है कि फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज क्या रहेगा। C6H12O6 पहला ऑप्शन दिया गया है, सेकंड C12H22 है, C6H12O5 है, C6H6O6 है। ये 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन बिहार बोर्ड में है। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबको ध्यान रखना है आपको, है ना, और इसको कंप्लीट कर देना है। ज़्यादा दिन आपको टाइम रह नहीं गया एग्जाम का, 2022 का एग्जाम आने वाला है, तो निश्चित सबको, है ना, कंप्लीट कर जाना है निश्चित ही। तो चलिए 2022 के एग्जाम के लिए सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीटिंग क्वेश्चन रहता भी है एग्जाम में। तो चलिए सुक्रोज का आपको सूत्र बताना है क्या रहेगा। फर्स्ट में दिया गया है क्या सर, तो फर्स्ट में आपको C6H12O6 दिया गया है। यहाँ पर देखिए अगला जो आपको ऑप्शन दिया गया C12H22O11 आपको दिया गया है, C6H12O5 दिया गया, C6H6O6 दिया गया है। आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए अगर आप जानते हैं तब ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा C12H22O11, C12H22O11 आंसर सुक्रोज का ध्यान रहेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पर आइए, और ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि सब्जेक्टिव में कई बार इस तरह के क्वेश्चन आया है, लेकिन यहाँ एक ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा गया था। ये कहा गया है कि कार्बोहाइड्रेट जो है ना जलांशित होकर 3 से लेकर 10, 3 से लेकर कितना, 3 से 10 मोनोसेक्राइड, है ना, मोनोसेक्राइड 3 से 10 मोनोसेक्राइड आपको प्रदान करते हैं, तो उसे कहेंगे 3 से 10 को आपको मोनोसेक्राइड देता है। मतलब उसको जल में जैसे डालिएगा ना, जलांशित होकर जल में जैसे कोई कार्बोहाइड्रेट जिसको आप जल में डालते हैं, तो जल में जैसे डालिएगा तो उसमें 3 से लेकर 10 आपको 3 से लेकर 10 वो मोनोसेक्राइड आपको देता है। आपको ये बताना है कि उसको हम लोग क्या कहेंगे, है ना। कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड्स 3 to 10, यहाँ देखिए लिखा गया इंग्लिश में 3 to 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट, मोनोसेक्राइड्स यूनिट है, मोनोसेक्राइड यूनिट लिखा गया है, मोनोसेक्राइड्स यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। ऑन हाइड्रोलिसिस मतलब जल में डालने पर 3 से 10, है ना, 3 से 10 को आपको मोनोसेक्राइड देता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, 3 से 10 आपको मोनोसेक्राइड देता है। चलिए ऑप्शन यहाँ दिया गया है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया कि इसको मोनोसेक्राइड कह देंगे, फर्स्ट ऑप्शन में मोनोसेक्राइड कहा गया। सेकंड में डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड कहा गया। क्या इसका आंसर रहेगा सर, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो देखिए मोनोसेक्राइड उसको कहते हैं सर जिसमें जो कोई भी मोनो आपको, है ना, जल में डालने पर कुछ भी आपको एक भी मोनोसेक्राइड नहीं देगा, तो समझिए मोनो आपका है। डाई में जल में डालिएगा तो 2 को देगा। और लिगो एक ऐसा, है ना, कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको जल में डालने पर 3 से 10 तक देता है। और 3 से 10 अगर एक भी नहीं दिया तो मोनोसेक्राइड, 2 दिया तो डाइसेक्राइड, 3 से 10 के बीच अगर कुछ आ गया तो समझिए कि आपका कुछ ही है ओलिगोसेक्राइड, 3 से 10 तक हो गया ओलिगो। और पॉलीसेक्राइड जो आपका होता है सर वो 10 से अधिक, 10 से अगर अधिक हुआ तो पॉलीसेक्राइड होता है, ठीक है। तो इसमें ओलिगोसेक्राइड आपका आंसर हो जाएगा। और ओलिगोसेक्राइड में आपको ये ध्यान रखना है कि ओलिगोसेक्राइड करता क्या है, तो 3 से 10 कितना सर, 3 से 10, तो 3 से 10 मोनोसेक्राइड आपको प्रोड्यूस करता है। कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड्स 3 to 10, है ना, 3 to 10 आपको लिखा गया है। मोनोसेक्राइड्स यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, तो इसका आंसर आपका 3 से 10 तक कहा था, इसका आंसर सी हो जाएगा ओलिगोसेक्राइड। तो आंसर जल्दी से बताइए इसका क्या रहेगा। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या आपको कहा गया है, पॉलीथीन क्या है। या पॉलीथीन एक बहुलक है ना, पॉलीथीन इज ए पॉलीमर ऑफ, है ना, पॉलीथीन इज ए पॉलीमर ऑफ। किसका पॉलीमर रहेगा, एथेन का, इथीन का, प्रोपीन का, इथाइन का, किसका रहेगा, तो इथीन का होता है सर। आपको बी इसका आंसर ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, किसका रहता है बी, ठीक है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा एथीन। एथीन कहने का मतलब क्या होता है सर, तो एथीन कहने का मतलब आपको पढ़े होंगे केमिस्ट्री में CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, ये आपको ध्यान रखना। मीथीन नहीं एथीन है, 2 कार्बन इथीन। तब पॉलीथीन किसका है, देखिए लिखा गया पॉलीथीन, तो ये थीन का, थीन जिसमें लगा है उसको लिख देना है थीन, लेकिन पॉलीथीन है इथीन का। प्रोपीन नहीं एथीन रहेगा, क्लियर है, प्रोपीन नहीं एथीन रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसका आंसर कौन सा हो गया, तो इसका आंसर एथीन हो गया, बी इसका आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे की ओर चलते हैं। बुना एस तथा बुना एन, यहाँ देख लीजिए, है ना, बुना एस और बुना एन, है ना, क्या है बुना एस। पहले तो आपको ध्यान रखना बुना एस और बुना एन दोनों जो है आपका रबर होता है, और दोनों का दोनों सिंथेटिक होता है सर, संश्लेषित रबर होता है ना, लेटेक्स नहीं है, है ना।
पॉलीथीन नहीं है, नेचुरल रबर नहीं है, आपका प्राकृतिक रबर नहीं है, आपका संश्लेषित रबर रहेगा, बनाया हुआ है। भगवान जी आपको नहीं दिए हैं, आप खुद बनाते हैं। बुनाएस और बुनाएन का रबर का उदाहरण कहेगा तो कुछ ही लिख देना है सर, बुनाएस और बुनाएन, है ना। जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो इसी पे रहेगा, आपका बायोमोलिकुल्स पे ही रहेगा। जो 2-2 नंबर का क्वेश्चन जितना है ना सब करवा देंगे उस वीडियो में। आपका 2-2 नंबर का जो भी क्वेश्चन है वो टोटल करवाएंगे। इसको पहले आपको ध्यान रखना है। टोटल एक है ना एग्जाम्पल उसमें, सेकंड जो वीडियो है उसमें एग्जाम्पल बहुत सारा है, तो एग्जाम्पल काफ़ी अधिक उसमें होने वाला है। इस कारण से जो भी इसमें है सबका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। जैसे वहाँ कहता है कि जो सिंथेटिक होता है या संश्लेषित रबर होता है ना, मैन मेड होता है, आर्टिफिशियल रबर है, उसका 2 उदाहरण बताइए। तो 2 उदाहरण यहाँ पर आपको देखिए, अगर याद रहेगा तब बुनाएस और बुनाइन हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए इसका आंसर कौन सा हो गया सर, बी इसका आंसर आपका हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसका आंसर कौन हो गया, बी। इसका आंसर आ गया आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फिर से देखिए रिपीटिंग क्वेश्चन आ गया आपका, रिपीट करने वाला क्वेश्चन रिपीटिंग है। और इसमें क्या कहा गया है जो आप पढ़िए। ये कहा गया है ज्वार को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं हम लोग, है ना। ज्वार को कम करने के लिए, मेरे शरीर के तापमान को कम। ज्वार मतलब क्या है, तो ज्वार मतलब जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है, बुखार आपको लग जाता है, ड्रग्स है ना, ड्रग है यूज टू रिड्यूस फीवर, है ना। बुखार को कम करना है, बुखार को कम करने के लिए हम लोग है ना किस दवा का प्रयोग करते हैं, किस ड्रग का प्रयोग करते हैं, आपको दिया गया है। एंटीपायरेटिक है, एंटीलेजिक है, एनालेजिक है, और अगला दिया है एंटी एसिड दिया है, नन ऑफ दीज। आपको ये बताना है ज्वार नासी है, पीड़ाहारी है, है ना, एंटी एसिड, प्रत्याम्ल आपको दिया, इनमें से कोई नहीं। आपको पीछे बताया ज्वार को कम करना है तो ज्वारनाशी का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। और ज्वारनाशी मीन्स क्या होता है, एंटीपायरेटिक। पायरेटिक जो बर्ड होता है आपका सर, ये पायरेटिक बर्ड आपका टेम्परेचर के लिए आता है, ध्यान रखना है। पायरेटिक बर्ड किसके लिए है, टेम्परेचर के लिए है। तो एंटीपायरेटिक आपका आंसर ये हो जाएगा ज्वारनाशी। आपका आंसर क्या होगा सर, ए ज्वारनाशी। ठीक है, आंसर ये रहेगा ज्वारनाशी। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है सर, यहां देखिए। चलिए, पेट में अधिक अम्ल बनने से रोका जा सकता है ना। ओवर प्रोडक्शन यहाँ लिखा गया है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन द स्टोमच कैन बी कंट्रोल्ड बाय। किससे हम लोग कंट्रोल करते हैं, आपको बताना है ना, किससे इसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड है ना इन स्टोमच, पेट में है ना, पेट में कैन बी ओवर है ना, कैन बी कंट्रोल्ड बाय। किससे हम लोग कंट्रोल करते हैं, एंटी एसिड से, है ना। एनालेजिक आपको दिया गया है, एंटीपायरेटिक दिया गया है, एंटीबायोटिक दिया गया है। ये भी आपको क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है और आपको बताना है इसका आंसर। इसका आंसर क्या रहेगा, जो आपको 2019 का क्वेश्चन वो देख रहे हैं और 2019 में आपको पूछा गया है। तो चलिए आप जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। पेट की अम्लीयता को आपको कम करना है, आपको ध्यान रखना है। एंटी एसिड का हम लोग है ना प्रयोग करते हैं, एंटी एसिड का हम लोग प्रयोग करते हैं, प्रत्याम्ल का प्रयोग करते हैं। तो एंटी एसिड आपका आंसर हो जाएगा, प्रत्याम्ल आपका आंसर हो जाएगा, है ना। प्रत्याम्ल आपका आंसर होगा, एंटी एसिड जो आपके है ना अम्लीयता को रोकता है। तो हम लोग को रोकने के लिए एंटी अम्ल का है ना, एसिड को रोकने के लिए एंटी एसिड का प्रयोग कर देंगे, प्रत्याम्ल का प्रयोग कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा सर। इसका आंसर कौन रहेगा, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए अगला। अच्छा यहाँ देखिए 2019 का क्वेश्चन हम लोग को खत्म हो चुका है। अब आते हैं कौन सा, तो 2019 के बाद 18 में आपको क्वेश्चन नहीं दिया था ऑब्जेक्टिव में, इस है ना बायोमोलिक्यूल से नहीं दिया था। हाँ, लेकिन 2018 में काफ़ी अधिक क्वेश्चन आपको पूछ दिया था। 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन था ना उसमें काफ़ी अधिक आपको पूछा गया था। 2 नंबर वाला जो भी क्वेश्चन था काफ़ी अधिक था। लेकिन अब आइए हम लोग 2017 वाला क्वेश्चन में आते हैं। 2017 में क्या आपको पूछा गया है जो देखते हैं। चलिए क्या है देख लीजिए। हाँ 2017 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन सबसे पहला यहाँ देखिए यहाँ पर 2017 आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है। यहाँ देखिए 2017 का क्वेश्चन है, इसको शुरू कर रहे हैं। और 2017 में देखिए क्वेश्चन में क्या आपको दिया गया है। सबसे पहला यहाँ देखिए 2017 का जो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या है, उत्प्रेरक वह वस्तु है ना जो कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस व्हिच, कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है। क्या दिया गया है, आराम से इसको पढ़िए। सबसे पहले आराम से पढ़ना, उसके बाद आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। पहले तो आपको याद होगा कि
पीछे भी एक क्वेश्चन आया था उत्प्रेरक से कैटलिस्ट से, उसमें एक कहा गया था कि दर घटाता है या बढ़ाता है, तो दोनों करता है आपको पता है। और एक आपको ये भी बात कहते हैं कि समय को भी घटाया बढ़ाएगा, ये भी आपको कह दिए थे। तो चलिए सबसे पहले उत्पाद के साम्यावस्था साम्यावस्था सांद्रता को बढ़ाता है। पहला ऑप्शन आपको ये दिया गया कि सांद्रता को बढ़ाता है, उत्पाद के साम्यावस्था सांद्रता को बढ़ाता है। इंक्रीजेज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। पहला आपका ऑप्शन दिया गया है। चलिए सेकंड ऑप्शन पढ़िए, है ना। प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित करता है, ऐसा कहा गया है। चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये कहा गया है कि साम्यावस्था जो है इसका स्थिरांक के, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी केसिस के एक्स होता है, 3 चीज आपको पता होगा, तो 11th में आपको था। तो यहाँ साम्यावस्था स्थिरांक जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यहाँ पर क्या करता है, परिवर्तित करता है, चेंज करता है। ये सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया है। थर्ड में ये कहा गया कि साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए समय को कम करता है। देखिए आ गया है आपका, यहाँ जो है आपका समय को कम करता है, आपको पता है समय को कम भी करता है और अधिक भी करता है, लेकिन एक ऑप्शन है आपका ये सी आंसर आपका हुआ, क्योंकि समय को कम कर रहा है ना। सी यहाँ पर एक ऑप्शन आपका आंसर होगा शॉर्टेंस द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में पहुंचने के समय को शॉर्टेंस कर देता है, शॉर्ट कर देता है, कम कर देता है। तो एक ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। डी क्या है, तो प्रतिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है, सप्लाई एनर्जी टू रिएक्शन, ऐसा तो कुछ नहीं करता है, तो समय को कम करता है। आंसर सी आपका हो जाएगा, साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए समय को कम करता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा सी, आपका यहाँ पर ऑप्शन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम यहाँ पर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आइए, ये आपका क्वेश्चन है ना। एनिलीन जो होता है एसिटल्डिहाइड से पड़ती है। एनिलीन रिएक्ट्स विद एसिटल्डिहाइड टू फॉर्म, क्या बनाएगा, एनिलीन एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन करके आपका क्या बनाता है, ये आपको बतानी है। एनिलीन एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके आपका क्या बनाएगा, ये आपको बतानी है। चलिए तो सबसे पहले आपको दिया गया कार्बाइलेमिन का निर्माण करेगा, नाइट्रोबेंजीन है, इमीन और एस्चिप्स बेस आपका एक ऑप्शन दिया है, क्या बनाएगा, तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा एनिलीन जो है सर एसिटल्डिहाइड से आपका रिएक्शन करेगा तो एस्चिप्स बेस का निर्माण करता है, ये आपको ध्यान रखनी है। किसका निर्माण करेगा सर, एस्चिप्स बेस, है ना। किसका निर्माण करने वाला है, तो एस्चिप्स बेस का निर्माण करता है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि एस्चिप्स बेस का निर्माण करेगा, एनिलीन एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन करके एस्चिप्स बेस का निर्माण करेगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको 2 नंबर में ही पूछता है कि बताइए एस्चिप्स बेस किस प्रकार से बनाइएगा। तो एस्चिप्स बेस का निर्माण होता है एनिलीन एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन करने के पश्चात, ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। और यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया निम्नलिखित शुगर में, है ना, सबसे मीठा कौन होता है, जो आपको बताना है सर, है ना। सबसे मीठा शुगर कौन होता है, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसमें सबसे मीठा शुगर कौन है, ग्लूकोस है, लैक्टोस है, सुक्रोस है, फ्रुक्टोस है, कौन सा है जो सबसे मीठा होता है। सबसे मीठा वाला शुगर आपका कौन रहेगा, जो आपको बतानी है। पीछे वाला आपको कंप्लीट हो गया, इसमें एस्चिप्स बेस आपका आंसर दिए थे, ये आपको ध्यान रखना। इसका आंसर क्या था, एस्चिप्स बेस इसका आंसर था। ठीक है, एनिलीन जो है एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा, इसका एस्चिप्स बेस। यहाँ स्थिरांक वाला भी आपको बता दिए थे, जो है ना क्या करता है, तो स्थिरांक को साम्यावस्था पे पहुंचने के समय को कम कर देता है, ये आपको भी ध्यान रखना है। और यहाँ एक है ना एस्चिप्स बेस हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन था आपका, यहाँ ये कहा गया कि सबसे मीठा शुगर कौन है। चलिए आपका जल्दी से ऑप्शन बताना है कि सबसे मीठा ग्लूकोस है, लैक्टोस है, सुक्रोस है, इसके बाद ये कहा गया फ्रुक्टोज है, कौन सा रहेगा, है ना। ग्लूकोस है, यहाँ देखिए आपका ऑप्शन दिया गया है, ग्लूकोस है, लैक्टोस है, सुक्रोस है, फ्रुक्टोस है, कौन सा आपका आंसर होगा, सबसे मीठा वाला शुगर कौन सा रहेगा। तो चलिए आपका इसमें ध्यान रखना है, इसका आंसर आपका जो रहेगा सर, आपका आंसर इसका हो जाएगा सी, सुक्रोस जो होता है, सुक्रोस आपका सबसे मीठा रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सुक्रोस क्या रहेगा सर, तो सुक्रोस आपका सबसे मीठा हो जाएगा। ठीक है, सुक्रोस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें सी,
ध्यान रहेगा आपका सुक्रोज जो होता है मीठा रहता है। चलिए इसमें अगर हो गया है सबसे मीठा स्वर कौन होता है, तो ये कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। एंजाइम क्या है आपको ये बताना है। चलिए पीछे भी क्वेश्चन आया था सर, आपको पता होगा कि एंजाइम क्या है, ये आपको बताना है कि इसमें एंजाइम क्या है। चलिए यहां पर आपको ये है, चलिए बताना है एंजाइम क्या होता है। पीछे भी आपको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, और इससे 2017 का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि इसमें क्या रहेगा। तो अगर आप जानते हैं तब ठीक ठाक है, अगर नहीं जानते हैं, पीछे भी आपको डिस्कस किए थे, प्रोटीन होता है एंजाइम। मैक्सिमम एंजाइम जो होता है सर ये आपका प्रोटीन होता है। मैक्सिमम एंजाइम जो आपका रहेगा ये आपका प्रोटीन ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन पे चलिए। यहां पर आपका अगला क्वेश्चन, नेचुरल रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ, ये आपको बतानी है। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ, सबसे पहला ऑप्शन दिया स्टाइरीन, देख लिया, आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन, ब्यूटाडाइन। आपको ये बताना है कि किसका है ना नेचुरल रबर किसका बहुलक होता है, इसका मोनोमर कौन होता है, जो आपको बताना है। और ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल के लिए आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। नेचुरल रबर जो होता है, प्राकृतिक रबर जो होता है, तो किसका बहुलक होता है। अगर आप जानते हैं तब ठीक है, नहीं जानते हैं तो आइसोप्रीन, इसको ध्यान रखिए सर। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, आइसोप्रीन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, आइसोप्रीन आपका इसमें आंसर हो जाएगा सर, आइसोप्रीन आपका रहेगा। क्लियर है, कौन सा आंसर हुआ सर, आइसोप्रीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलिए। अगला क्वेश्चन 2017 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाले प्रतिजैवी कौन है, कौन सा है जो टाइफाइड में प्रयुक्त होता है, कौन है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं, कहाँ सर, टाइफाइड में, है ना। एंटीबायोटिक यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड। चलिए कौन सा एंटीबायोटिक है जिसका प्रयोग करते हैं टाइफाइड में। टाइफाइड आपको पता है कि टाइफाइड एक प्रकार का बुखार होता है, तो टाइफाइड में किस प्रतिजैवी का हम लोग प्रयोग करते हैं ये आपको बतानी है। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा है। अगर जानते हैं तब ठीक है। और हाँ यहाँ पर ऑप्शन दिया गया पेनिसिलिन, पहला ऑप्शन दिया गया। अगला क्लोरमफेनिकोल आपको दिया गया, क्लोरमफेनिकोल है। और आपको टेरामाइसिन आपको दिया गया है। अगला है ना, यहाँ पर ऑप्शन में टेरामाइसिन है। और आपका सल्फाइडाजीन, ऐसे इसको कहते हैं सल्फाइडाजीन, थोड़ा सा अलग था यहाँ पर लेकिन एक साथ लिखा गया सल्फाइडाजीन। सल्फाइडाजीन आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन हो जाएगा, क्लोरमफेनिकोल हो जाएगा, टेरामाइसिन हो जाएगा, सल्फाइडाजीन हो जाएगा, क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है टाइफाइड में हम लोग यूज करते हैं क्लोरमफेनिकोल को, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए सर, ध्यान रखिएगा। और भी आपको पूछेगा आगे, रिपीटेड इस तरह क्वेश्चन को करता है। टाइफाइड में किस प्रतिजैवी का प्रयोग करते हैं, किस एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, तो आपका क्लोरमफेनिकोल का प्रयोग करते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्लोरमफेनिकोल याद रहेगा आपको, क्लोरमफेनिकोल। तो क्लोरमफेनिकोल जो है जिसका यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड के ट्रीटमेंट में किसका प्रयोग करते हैं सर, तो टाइफाइड के ट्रीटमेंट में हम लोग क्लोरमफेनिकोल का प्रयोग करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लोरमफेनिकोल। ठीक है, चलिए अगर आपका आंसर इसका कौन सा हो गया, बी। और अगर आपका ये बी आंसर हो गया है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। और अगला क्वेश्चन में देखिए क्या आपको दिया गया है। यहाँ देखिए 2017 का आई थिंक क्वेश्चन खत्म हो चुका है, काफी अधिक क्वेश्चन था 2017 में। अब आइए 2017 के बाद जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपका है 2011। बीच में कुछ क्वेश्चन नहीं था, है ना, तो उसको छोड़ दिए हैं। बीच में जो भी क्वेश्चन आपको पूछा गया 17 के बाद से सब सब्जेक्टिव जैसा क्वेश्चन रहा है। तो आपको 2011 में इसके बाद हम लोग लेकर चल रहे हैं। और 2011 में देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, यहाँ से आइए, क्वेश्चन यहाँ आपको दिया गया है। और क्वेश्चन में देखिए क्या है, सबसे पहले इसको बड़ा कर देते हैं, इससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा। 2011 यहाँ आइए। चलिए आपको अब इसमें ये बताना है कि सीएनजी जो होता है उसका मुख्य घटक क्या है। सीएनजी में मुख्य रूप से कौन होता है, मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी गैस, सीएनजी है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपको इसका पूरा नाम ध्यान रखना है, हो सकता है आपको पूछ दे जाए कि बताइए सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आपको ध्यान रखना है। चलिए इसका मुख्य कंपोनेंट कौन, मेन कंपोनेंट कौन है, मुख्य
इसमें क्या रहता है, मुख्य रूप से इसमें क्या रहता है वो आपको बतानी है। तो चलिए मुख्य रूप से कौन रहेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन पहले आपको दिया गया, आप ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया मेथेन होता है, आपको एक आ गया, मीथेन है, एथेन है, ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है। मेथेन है ना, यहाँ पर आपको ऑप्शन जो दिया गया सर उस ऑप्शन में आपको ध्यान रखना, मेथेन है, एथेन है, ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है। चलिए आपका आंसर इसमें ए हो जाएगा सर मीथेन। मीथेन जो होता है, मीथेन इज मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी, है ना, मीथेन इज मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी, ये आपको ध्यान रखना है, मेन कंपोनेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते ही आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना और पूछा हुआ क्वेश्चन देख लीजिए, जो भी आज करवा रहे हैं सबका सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगेन रिपीटेड क्वेश्चन देखिए, पीछे भी एक क्वेश्चन आया था ऐसा, ज्विटर बनाने में समर्थ कौन है इसमें ये कहा गया ज्विटर बनाने में कौन समर्थ है, व्हिच ओवन इज कैपेबल फॉर फॉर्मिंग ज्विटर आयन, व्हिच ओवन इज कैपेबल फॉर फॉर्मिंग ज्विटर आयन बताना है आपको। तो आपको ये कहे थे उसमें, अगर याद होगा तब यहाँ पर ध्यान होगा, अगर आपको तब ऐसा आप लोग को बोल रहे थे कि यहाँ देखिए ज्विटर आयन जो आपको कौन बनाता है, एमिनो एसिड बनाता है, और एमिनो एसिड में क्या क्या रहता है, जिसमें COOH NH2 दोनों रहता है, वही आपका ज्विटर बनाएगा, उसी को एमिनो एसिड भी कहते हैं। ये बताइए इसमें कहीं दोनों में से कोई नहीं, COOH NH2 इसमें पहला में तो है ही नहीं, दूसरा में COOH है सर, लेकिन NH2 कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा। तीसरा में देखिए NH2 आपको दिया, थर्ड जो आपको ऑप्शन दिया गया है सर, थर्ड में NH2 दिया है आपका, लेकिन COOH नहीं दिया गया है। और फोर्थ में आप देखिए क्या है, COOH भी है, आई लास्ट साइड से इधर देख लीजिए NH2 भी है, जो इस ओर घेरे हैं कि उल्टी आप पढ़ के देखिए NH2 आपको मिलेगा। इसलिए आंसर इसका कौन सा हो जाएगा सर, तो आंसर इसका जो आपका रहेगा डी आंसर हो जाएगा, जो आपको ज्विटर आयन बनाने में समर्थ है, ज्विटर आयन का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ इस तरह से और नीचे देखिए और कुछ क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पर देखिए, ये आपको बताना है, इसका तो आपका हो गया, इसका आंसर कौन सा हुआ है, तो ज्विटर आयन बनाने में समर्थ कौन है सर, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, कौन सा, डी रहेगा। अब चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल है, जो आपको बताना है कौन बायोडिग्रेडेबल है, ये आपको बतानी है, बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल। तो आपको ध्यान रखना है कि बायोडिग्रेडेबल जो होता है सेलुलोज होता है सर, सेलुलोज है ना, पॉलीथीन आपको नहीं ध्यान रखना, पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, और नायलॉन 66 है, ये भी आपको नहीं रहेगा, आपका सेलुलोज हो जाएगा, आपका ध्यान रखना है सेलुलोज। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देख क्या रहे हैं, तब क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं, क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक जो है उसका हम लोग डिस्कशन करें, बायोकेमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री में बायोलॉजी वाला पार्ट आपको पढ़ना है ना, उसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, पॉलीमर पढ़ना है ना, इसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हम लोग को पढ़ना, प्रोटीन है, ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना, उसी को हम लोग देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा सर बताइए, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल कौन होता है सर, तो बायोडिग्रेडेबल जो आपका होता है सेलुलोस होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि सेलुलोस आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर नहीं है, 2011 खत्म हुआ, और आइए 2011 के बाद जो है अब हम लोग चलते हैं 2010 में क्वेश्चन क्या पूछा गया था उसके बारे में अब यहाँ पर हम लोग करेंगे डिस्कशन, कि 2010 में आपको क्वेश्चन क्या दिया गया था, ये है ना, 2010 का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं कि 2010 में हम लोग को क्या दिया गया था। चलिए तो 2010 वाला देखिए क्वेश्चन क्या क्या है, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, सबसे पहले इसको कर लेते हैं हम लोग क्या, तो एक बड़ा कर लीजिए पहले, सबसे पहले इसको बड़ा कर लेते हैं, ये हो गया आपका, और इसका कुछ कलर चेंज ये है। चलिए यह कलर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो इस कलर पे आइए, एक कलर देखिए और खराब लग रहा है, वाइट ठीक है, ग्रीन ही ठीक है, इसको रहने देते हैं, नहीं ये है येलो है, और येलो आपको ठीक ठाक लग रहा है इसलिए इसको रहने देते हैं। और आइए अब यहाँ कहा गया कि ग्लूकोज में कायरल कार्बन जो है, कायरल कार्बन की संख्या कितना रहेगा, है ना, नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन ग्लूकोज। चलिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कायरल कार्बन की संख्या कितना होता है किसमें सर, तो ग्लूकोसवा में, ग्लूकोज में कितना रहेगा ये आपको बतानी है। चलिए क्या आंसर इसका हो जाएगा, है ना, 4 है, 5 है, 3 है, 1 है, ये आपको बताना है। 2010 का क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 सर, 4 कायरल कार्बन होता है, और आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें 4, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो कायरल कार्बन की संख्या कितना हुआ, तो ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 4 होता है, आंसर ए हो जाएगा आपका।
चलिए अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या आपको दिया गया है। क्लोरमफेनिकोल क्या है। अभी देखिए आपको पीछे क्वेश्चन आया था क्लोरमफेनिकोल, है ना। ये था कि क्या टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक, आपको बोला था एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कहाँ करते हैं सर, तो एंटीबायोटिक जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं टाइफाइड को ठीक करने के लिए। तो यहाँ बताइए क्लोरमफेनिकोल क्या है, तो आपको एंटीबायोटिक हो जाएगा सर, पहला आंसर। एंटीबायोटिक आपका पीछे क्वेश्चन आया भी था कि कैसा एंटीबायोटिक बताइए, ये कैसा आपको प्रतिजैविक बताना है जिसका प्रयोग करते हैं टाइफाइड के, है ना, ट्रीटमेंट के लिए। तो क्या आपका हो जाए क्लोरमफेनिकोल। और क्लोरमफेनिकोल होता क्या था, एंटीबायोटिक होता है। इसमें और कोई विशेष आपको बोले की जरूरत नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, तो इसका आंसर जो आपका रहेगा, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आंसर इसका हो जाएगा क्या, क्लोरमफेनिकोल जो होता है एंटीबायोटिक होता है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे अब चलिए। हाँ, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट है, ये आपको बताना है सर। निम्नलिखित में से कौन जो इसमें से आपको नजर आ रहा है वो कार्बोहाइड्रेट है। थाइमीन, लैक्टोस है, ग्लिसरॉल होता है, इंसुलिन है। क्या आपका कौन सा इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें कार्बोहाइड्रेट आपको बताना है कि इसमें से कौन कार्बोहाइड्रेट है। चलिए आपको जल्दी से इसमें बताना है कि कार्बोहाइड्रेट इसमें कौन रहेगा, कार्बोहाइड्रेट कौन है इसमें। तो बताइए, अगर आप जानते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जल्दी से आप बताइए इसमें कौन है। अगर नहीं जानते हैं तो आपको ध्यान रखना है बी आपका आंसर हो जाएगा सर। बी मतलब लैक्टोज जो आपका होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, सैकराइड होता है ना। सैकराइड के कार्बोहाइड्रेट के दोनों सेम ही वर्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अच्छा यहाँ देखिए और लगता है क्वेश्चन था इसमें क्या, या देख लीजिए। हाँ अभी और भी क्वेश्चन इसमें है। चलिए देखिए क्या है आपका क्वेश्चन यहाँ पर। यहाँ ये कहता डीएनए में थाइमीन 2 हाइड्रोजन बंधन द्वारा किस भस्म से, किस बेस से जुड़ा होता है ना। इन डीएनए थाइमीन इज हेल्ड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ द बेस। आपको ये बताना है कि थाइमीन जो होता है 2 गो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। डीएनए में थाइमीन जो है 2 गो हाइड्रोजन बॉन्ड से हेल्ड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। किस बेस के साथ, कौन सा बेस के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ये आपको बताना है। डीएनए में थाइमीन जो है 2 हाइड्रोजन बंधन द्वारा किस भस्म से जुड़ा होता है सर, ये आपको बताना है कि किस बेस से जुड़ा रहता है। चलिए ऑप्शन आपको दिया है एडेनिन आपको दिया है, एडेनिन पहला जो ऑप्शन आपको दिया गया है। साइटोसिन आपको दिया है, थाइमीन आपको दिया है, ग्वानिन आपको दिया है ना। एडेनिन यहाँ देखिए लिखा गया है, साइटोसिन आपको दिया है, थाइमीन आपको दिया है, ग्वानिन आपको दिया है। 2010 का आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है सर। और यहाँ ध्यान रखिएगा डीएनए में जो थाइमीन होता है 2 हाइड्रोजन बंधन से जुड़ा होता है किस भस्म के साथ, ग्वानिन होता है। ग्वानिन आपको ध्यान रखना, आंसर इसका डी हो जाएगा सर, ग्वानिन। आंसर आपका डी रहेगा, ठीक है। तो चलिए आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। सब बायोलॉजी जैसा इसमें क्वेश्चन है तो आपको तो ध्यान ही रखना है ना। चूंकि बायो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें तो आपको बायोलॉजी आनी ही चाहिए। और अगर नहीं जानते हैं तब कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आंसर कि ग्वानिन से जुड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन में ये कहा गया यहाँ पर कि एडेनोसिन जो होता है सर यहाँ पर, है ना, एडेनोसिन। ये यहाँ एडेनोसिन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। एडेनोसिन जो होता है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। एडेनोसिन एग्जाम्पल ऑफ क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड होता है जी आपको बताना है ना। पायरिमिडीन भस्म होता है जी आपको बताना है। न्यूक्लियोसाइड होता है जी आपको बताना है। और प्यूरिमीन भस्म होता है, ये आपको बताना है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये यहाँ आपको बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए पीछे वाला आपका हो गया था यहाँ। हाँ इसमें आपको क्या बताए थे, ग्वानिन इसका आंसर हो जाएगा। डीएनए में जो थाइमिन जो होता है 2 वो न हाइड्रोजन बॉन्ड से हेल्ड रहता है, आपको ध्यान रखना ग्वानिन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है इसमें है कि एडेनोसिन जो होता है, एडेनोसिन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है कि
किसका उदाहरण है? चलिए, हाँ यहाँ पर है क्वेश्चन। एडेनोसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, है ना, न्यूक्लियोटाइड होता है, पिरिमिडीन भस्म होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है और प्यूरिमीन भस्म होता है। क्या रहेगा? चलिए अगर जानते हैं तो ठीक है, 2010 का कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है। और सर जो इसका आंसर आपका रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है कि ये होता है न्यूक्लियोसाइड आपका रहता है, न्यूक्लियोसाइड। आपका आंसर जो हो जाएगा सी, आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। आपका आंसर जो रहेगा यहाँ पर आपका आंसर सी रहेगा और इसमें न्यूक्लियोसाइड आपका आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए याद रहेगा। एडेनोसिन क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि एडेनोसिन जो होता है न्यूक्लियोसाइड रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर बताइए सी। चलिए आंसर यहाँ पर सी हो गया। अगला क्वेश्चन पे चलिए, क्या है? निम्नलिखित में से कौन पिरिमिडीन भस्म नहीं है? ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन पिरिमिडीन भस्म नहीं है। हाँ चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन पिरिमिडीन भस्म नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए इसमें ऑप्शन आपको बता दिए थे और आपका आंसर इसमें डी ध्यान रखना है। डी आपका इसमें आंसर हो जाएगा, ग्वानिन ही आपका आंसर होगा। ठीक है, कौन सा रहेगा? तो ग्वानिन, जिसमें ये पिरिमिडीन भस्म नहीं होता है या पिरिमिडीन भस्म कौन नहीं होता है, तो ग्वानिन आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपको इसको डी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। और अगला क्वेश्चन में देखिए, ये यहाँ पर खत्म हो चुका है। 2010 कंप्लीट हम लोग कर लिए हैं। अब आइए यहाँ पर बिहार बोर्ड जो 2009 में आपको क्वेश्चन पूछा था, उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो बिहार बोर्ड 2009 का क्वेश्चन है, तो 2009 का क्वेश्चन देखिए क्या आपको दिया गया है। यहाँ देखिए, पहले क्वेश्चन आपको बड़ा कर देते हैं, इसके बाद आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए किस प्रकार से है? सबसे पहला जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है सर, यहाँ देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी, है ना, दवा बुखार को कम करता है ना? एंटीपायरेटिक आपका होता है, मतलब बुखार कम करता है। तो आपको बताए थे एंटीपायरेटिक आपको जो दवा होता है, जो एंटीपायरेटिक है ना, ज्वारनाशी जिसको कहते हैं, तो एंटीपायरेटिक आपको ध्यान रखना है। तो एंटीपायरेटिक आपका आंसर देख लीजिए, तीसरी बार क्वेश्चन आया है। एंटीपायरेटिक आपका आंसर सी रहेगा। तो सी आपका जो होगा, टेम्परेचर, आपके बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करता है, एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे अब चलते हैं हम लोग। कैप्रोलेक्टम, यहाँ देखिए सर, ये आपका है ना पॉलीमर से क्वेश्चन है। कैप्रोलेक्टम मोनोमर है, किसका है सर? बताना है। कैप्रोलेक्टम मोनोमर है। तो कैप्रोलेक्टम जो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है, नाइलॉन है ना, नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 66 यहाँ पर लिखा गया, वास्तव में नाइलॉन 66 लिखा गया है। इसके बाद एक ऑप्शन आपको और यहाँ पर दिया गया है। देखिए पहले एक नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 66 है, नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 है, ऐसा दिया गया, और टेरिलीन आपका दिया गया है। तो ये आपको बताना है कि इसका आंसर कौन रहेगा। कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि नाइलॉन 6 का होता है सर, ये आंसर आपका हो जाएगा। कैप्रोलेक्टम मोनोमर होता है किसका? तो नाइलॉन 6 का आपको ध्यान रखना है। नाइलॉन 6 आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पर ये कहा गया सर, समझिए यहाँ पर क्या दिया गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है। कहा गया है कि एमिनो अम्ल में, ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है। देखिए यहाँ पर डेट टाइम आपको कुछ दिया नहीं गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। एमिनो अम्ल में 2 क्रियाशील समूह होते हैं। आपको पता है कि एमिनो अम्ल अभी जो पढ़ा रहे थे, तो एक तो COOH होता है और दूसरा NH2 आपको बताए हैं, तीसरी बार आपको बता रहे हैं। एमिनो अम्ल में 2 COOH NH2 होता है। तो एमिनो अम्ल में 2 क्रियाशील समूह होते हैं, जिसमें पहला COOH है, तो दूसरा कौन सा रहेगा, ये आपको बताना है कि इसमें दूसरा कौन सा रहेगा। तो ये बताइए इसमें सेकंड कौन होता है? एमिनो अम्ल कंटेन्स 2 फंक्शनल ग्रुप, है ना। एमिनो अम्ल जो होता है कंटेन्स 2 फंक्शनल ग्रुप्स। वन इज COOH, देन अदर क्या रहेगा? तो आपका NH2 आपका हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ सी बनेगा सर। आंसर क्या रहेगा? सी। इसका आंसर आपको ध्यान रखना है सी। ठीक है, तो एमिनो अम्ल का में सेकंड जो इसमें ग्रुप रहेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। और यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया है क्या, यहाँ समझिए क्वेश्चन। रबर है, स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रोटीन है। रबर, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन। ठीक है, रबर, स्टार्च, सेलुलोज एंड प्रोटीन आर दिया गया आपको। सिंथेटिक है, नेचुरल है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है और नन। ये आपको बताना है। सिंथेटिक है,
मतलब हम लोग बनाए हैं, मानव निर्मित इसको कहते हैं। नेचुरल मतलब प्रकृति है, सेमी सिंथेटिक अर्ध मानव निर्मित है, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है रबर, स्टार्च, सेलुलोज और प्रोटीन। प्रोटीन तो 2 बार भी आया पीछे। तो आपको ध्यान रखना है कि सबके सब आपका नेचुरल होता है, सिंथेटिक नहीं होता है सर। अब सबका सब आपके लिए नेचुरल रहेगा। बी आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या रहेगा सर? यहाँ आपका आंसर जो हो जाएगा बी आपका आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और खत्म हो चुका है। इसके बाद आपका पेज यहाँ पर है भी नहीं। तो 2000 देखिए इस बार हम लोग किए क्या है, तो 2009 से लेके 2000 कहाँ तक, 2000 आपका 2021 तक का जो भी तक क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव में बायोमोलिकुल से कर लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग क्या करने वाले हैं जो समझ लीजिए। तो नेक्स्ट जो आपका वीडियो इसमें रहेगा, ये हम लोग कर रहे हैं कि जो भी 2 नंबर का बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका कंप्लीट आंसर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आपको कंप्लीट पूरा आंसर लिख कर मिल जाएगा, तो कंप्लीट हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पीसीएम एजुकेशन सेंटर ध्यान रखना है। और एक सुपर इन्फॉर्मेशन विथ मी आपको एक बताए थे चैनल, उसको भी आप है ना सब्सक्राइब कर लीजिए। सुपर इन्फॉर्मेशन विथ मी आप यूट्यूब पे लिखिएगा, है ना, सुपर इन्फॉर्मेशन, ये है इन्फॉर्मेशन विथ मी, आप लिखिए सुपर इन्फॉर्मेशन विथ मी लिखिएगा। उसमें आपको एक चैनल आ जाएगा, और उसमें आपको ध्यान रखना है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब कीजिए, जो भी जॉब से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें रहेगा आपको उसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए है सुपर इन्फॉर्मेशन विथ मी, ये आपका यहाँ पर चैनल है। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है।